जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे जीएस पेपर वन के बारे में। जीएस पेपर वन को पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितने मार्क्स का है। मैंने आपको पहले लेक्चर में तो आपको ये बता दिया था कि यूपीएससी का पेपर पैटर्न कैसे होता है, प्री कैसा है, मेंस कैसा है, इंटरव्यू कैसे है। और उसी में हमने जीएस फोर का भी सिलेबस जाना, बस ओवरऑल लुक किया था। मैंने जीएस फोर के भी लेक्चर्स डालना चालू कर दिए हैं, बस ये आपको रिवीजन के काम में आएंगे वो। तो अभी हम देखेंगे जीएस टू, जीएस वन का पेपर, जिसे हम पूरी तरीके से आज जानेंगे। तो देखिए, हमारे जो 4 मेंस के पेपर हैं, जीएस वन, 2, 3, 4, सभी 250 मार्क्स के हैं। सभी 250 मार्क्स के होते हैं। इनमें 10 सवाल 10 मार्क्स के होते हैं और 10 सवाल 15 मार्क्स के। टोटल अगर बोले तो 250 मार्क्स का ये अपना जीएस वन का होता है। तो जीएस वन की स्टडी करने से पहले हमें उसका सिलेबस देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी मिशन में जा रहे हैं और हमें सामने वाले को पता है नहीं कि उसके पास कौन से हथियार है, क्या इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान होगा तो बात अलग है, हर देश पाकिस्तान भी नहीं होता। चाइना वाइना हुआ तो उसके स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन हमें लेना पड़ता है। उसी तरह हमें जीएस का सिलेबस जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जीएस की स्टडी करना तो चालू करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, यूपीएससी डिमांड क्या कर रही है। हम क्या बस ज़्यादा ज्ञान के लिए तो नहीं पढ़ रहे। देखिए, अपना जो मिशन है ना, ये पर्पज़ के लिए बना के रखिए, पर्पज़ ओरिएंटेड रखिए। आपको यूपीएससी क्वालिफाई करनी है ना, तो बस यूपीएससी क्वालिफाई करनी है। आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी, लेक्चरशिप नहीं करनी। बस जितना सिलेबस में दिया गया है उतना पोर्शन कवर कीजिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर का तो वो पूछेंगे नहीं। इसलिए तो सिलेबस दिए ना कि पानी की गहराई नाप लो पहले ही, समंदर में उतरने से पहले। तो जो सिलेबस है वो गहराई है। हमें सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना सिलेबस। पेपर 2 कहते हैं इसे, लेकिन जीएस पेपर 1 है ये अपना, जनरल स्टडीज। इसमें क्या है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, इंडियन का हेरिटेज कल्चर। अब देखिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मेन हमने ये हाईलाइट किया अभी। तो सबसे ज़्यादा मेन क्या दिख रहा है हमें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा मेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री और वर्ल्ड की ज्योग्राफी और अपनी सोसाइटी मतलब अपना इंडिया की देखनी पड़ेंगी। जीएस टू का डायरेक्ट हेडिंग ही आपको ये बता रहा है कि आपको जीएस वन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की स्टडी करनी पड़ेगी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड बोले तो आपको पूरा इतिहास वर्ल्ड का ये याद करो रटो, ऐसी बात नहीं है। हम देखेंगे अभी सामने कि इतिहास है तो इतिहास में कौन सा इतिहास आता है, भूगोल है तो भूगोल में कौन सा भूगोल आएगा। भूगोल तो चेंज होने नहीं वाला, कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए, फर्स्ट क्या कहते हैं, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स। ये देखिए कीवर्ड्स देखिए, आर्ट्स फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब आपको देखिए, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है, हड़प्पाकालीन सभ्यता से अभी तक जो भी आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर है, वो हमें स्टडी करने पड़ेंगे, जो इंडियन कल्चर के बारे में बता रहे हैं। ये भी याद ध्यान में रखिए कि इंडियन कल्चर बोला है, वर्ल्ड कल्चर बोला क्या, नहीं, इंडियन कल्चर। अब उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 18th सेंचुरी से चालू होती है, तो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इशू। मतलब 18th सेंचुरी से लेकर अब तक प्रेजेंट में जो भी इशू है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स है या फिर पर्सनैलिटीज, हमें उनको स्टडी करना है बस। और थर्ड आता है द फ्रीडम स्ट्रगल।
द फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति के बाद से अपना फ्रीडम स्ट्रगल चालू है, ऐसे हम मान्य करते हैं। इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग जो पार्ट्स थे, वहाँ से किन किन लोगों ने अपना कितना योगदान दिया है, क्या क्या किया है, कौन से मूवमेंट्स चालू किए, हमें ये स्टडी करने पड़ेंगे। यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है, हमें कहीं पे भी पोस्टिंग की जा सकती है, इसलिए हमें उस स्टेट का, एरिया का नॉलेज होना आवश्यक है। इसमें नॉलेज कैसे आएगा? देखिए, जब हम उनके जो लीडर है, फ्रीडम फाइटर्स है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें अपने आप वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उनका पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला और ये भी क्लियर कहा है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहाँ से, फ्रॉम 18th सेंचुरी से। उसमें क्या आता है अपना इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, उस वर्ल्ड वॉर के बाद कौन से पैक्ट साइन हुए, कौन सी संगठना बनी, जैसे यूएनओ बनी, यूएनओ क्यों बनी, उसका रीज़न क्या था, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जैसे हम पाकिस्तान को अलग किया, कैंसर को अलग किया, बर्मा को अलग किया, क्यों किया, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री वो कौन से आधार पर किया, कौन सा उसका थ्योरी था, मतलब कौन से बेस पर किया, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और इनका इफेक्ट ऑन सोसाइटी। कम्युनिज्म, जो चाइना में कम्युनिज्म चलता है, कैपिटलिज्म, मोस्ट ऑफ द स्टेट यूएसए कैपिटल एंड सोशलिज्म, बस ये हमें स्टडी करने पड़ेंगे। उसके बाद सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम ये बात, अगर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए हमें पूरे स्टेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और हम पूरे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें पूरा स्टेट्स याद करना है, कौन सा जिला का है, कौन सा गांव का है, वो वैसा नहीं। स्टेट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, उस स्टेट की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें सीखने को मिलेगी। अब देखिए, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पोवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये सीधा डायरेक्ट अपने जब आप IAS IPS बनोगे तो प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाले। देखिए, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो चालू है क्योंकि वुमेन बजट, जेंडर बजट अपना अलग आता। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, भारत देश नंबर 1 पॉपुलेशन पर बन गया है, लेकिन फिर भी हमारे दीवारों पर एडवर्टाइज रहती है मिले बुधवार को। मतलब समझ में नहीं आता कि भारत देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा समस्या उसी चीज़ की है। मैं छोड़ा, अपना इशू नहीं है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पोवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, हमारे देश में बहुत गरीबी है, गरीबी को हम कैसे, कौन से पॉलिसी की बजाय हम गरीबी मिटा सकते हैं। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये देखिए, सब जो है ना सीधा प्रैक्टिकल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जैसे हम जानते हैं कि 1991 में LPG एक्ट आया, उसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी, उसके बाद हम अपना इंडिया कैसे डेवलप करने लगा, ये आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये जो थ्योरी है ये भी हम कवर करेंगे। सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए, ये जो पूरा पार्ट था ना, यहाँ पे क्या बताया, हिस्ट्री, कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या करना है। अभी जो ये पूरे 2 पार्ट है ना, ये बताएंगे कि हमें ज्योग्राफी में क्या करना है। ये बोलते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें टाइप्स क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है, जैसे एंडीज माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, इसमें काला सागर, ऐसे सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन एशियन सब कॉन्टिनेंट।
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब ऐसे कौन से रिसोर्सेस है जिसकी वजह से वो देश डेवलप हो रहा है। जैसे पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। पन्ना पन्ना हीरे के लिए फेमस था, अभी तो नहीं मिलते उतने लेकिन है। वैसे कोयला, डायमंड्स, सूरत सूरत में तो रिफाइनिंग होती है, डायमंड की पॉलिशिंग होती है। तो वैसे कौन से जोग्राफी, जैसे रशिया के पास तेल है, सऊदी अरब तेल ख़त्म खेल ख़त्म। अरब का अगर तेल ख़त्म हो गया तो लुंगी पहन के बोलो, समझ गए आप लोग। ऐसा काम। पाकिस्तान के पास तो बहुत अच्छी लैंड है, फर्टाइल लैंड है, लेकिन क्या करें, गधे को कितनी भी गधा ही रहता है, जान तो छोड़ो। इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, ये देखिए, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। ये चीज़ आपको जहाँ भी पढ़ने को मिले ना, अच्छे से रट लीजिए। अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जोग्राफिक फीचर एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिक फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब ऑल प्लांट लाइफ एंड फ्लोना मतलब ऑल एनिमल लाइफ एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। मतलब पाकिस्तान, मगर मतलब देखो, राजस्थान में न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा पाकिस्तान के साइड में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान की जो फिजिकल कंडीशन है वो थोड़ी बदल जाएंगी। उसी तरह बोल रहे हैं कि अगर हिमालय का बर्फ़ पाकिस्तान के ऊपर सीधा गिरा तो नवाब शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएंगी। इसका मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे क्या होने वाला है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता, ये हमें सीखने पड़े। देखिए, GS1 हो, GS3 हो, GS2 हो या GS4 हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो मंजिल देखी है वो बहुत बड़ी देखी है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको दे सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।